प्राध्यापक बीएड विभाग। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ये क्लास जो साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहिला में प्रतापगढ़ की ओर से चलाया जा रहा है, इसमें आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो लैंगिक मुद्दे एवं मानवाधिकार शिक्षा से संबंधित है, जिसमें आज का टॉपिक हमारा है सामाजिकरण प्रथाओं में परिवार की भूमिका। वैसे तो सामान्यतः हम सभी लोग परिवार से बखूबी परिचित हैं। परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर समाज में रहने वाला प्रत्येक प्राणी निवास करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जीवन पर्यंत उसे समाज में ही निवास करना रहता है। जो हमारा परिवार है, भले ही शिक्षा की ये औपचारिक संस्था नहीं है, लेकिन अनौपचारिक रूप से परिवार प्रत्येक बालक को निरंतर शिक्षित करता रहता है और किसी बालक पर उसके परिवार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि परिवार से ही उसको अनुवांशिक और बाह्य वातावरण दोनों का ज्ञान होता है। पारिवारिक मूल्यों, आदर्शों और दृष्टिकोणों के प्रभाव से बालक सदैव प्रभावित रहता है। कहने का मतलब ये है, परिवार की भूमिका किसी बालक के लिए नितांत ही आवश्यक है। जो परिवार की परंपराएं होती हैं, जो परिवार का परिवेश होता है, जो परिवार की भाषा होती है, जो परिवार की गतिविधियां होती हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव परिवार का बच्चों के ऊपर पड़ता है। क्लेयर महोदय जो एक शिक्षाविद हैं, उन्होंने बताया, परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता तथा उनकी संतानों के मध्य पाई जाती है। परिवार की विशेषताएं क्या हैं? अगर हम परिवार की विशेषताओं की बात करें तो परिवार की विशेषताओं में जो हमें मुख्य रूप से दिखाई पड़ता है वो होता है लैंगिक संबंध पर परिवार सदैव आधारित रहता है और परिवार अस्थायी भाव से रहता है। सदैव विखंडन वाली बातें परिवार में नहीं हुआ करती हैं। पालन पोषण तथा भरण पोषण का उत्तरदायित्व अपने परिवार द्वारा ही किसी बालक को प्राप्त हो सकता है। परिवार दो रूपों में पाया जाता है, संयुक्त परिवार, एकात्मक परिवार। संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें माता पिता के साथ साथ अन्य रिश्तेदार भी शामिल हों, जैसे बुआ, फूफा, चाची, चाचा आदि। जब ऐसे लोग होते हैं तो ये संयुक्त परिवार होता है। एकात्मक परिवार क्या होता है? जिसमें माता पिता और बच्चे, जो आज के समय की सरकार की परिकल्पना है परिवार की, वो एकात्मक परिवार की है। तो परिवार की विशेषता ये भी है कि दो प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, संयुक्त एवं एकात्मक। ये जो परिवार होता है, परिवार में स्त्री एवं पुरुष दोनों की बराबर महत्ता रहती है। इस कारण से लैंगिक भेदभाव में कमी आती है। अगर हम देखें तो बालकों की जो प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार ही होता है। प्रथम गुरु उसकी माता होती है और इसीलिए जिस भाषा को बालक आत्मसात करता है उसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं। कहने का मतलब एक प्राथमिक पाठशाला के रूप में हम परिवार को देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा परिवार होता है वो रक्त संबंधों पर आधारित होता है और यह जो हमारा परिवार है वो मानव समाज की एक नितांत छोटी इकाई, मानव समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में हम लोग परिवार को देखते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं परिवार के कार्यों की। तो अगर आप देखें तो जैसा कि आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है, परिवार के अनेकों कार्य हैं। बगैर परिवार के मनुष्य का जीवन अधूरा है। अगर परिवार की परिकल्पना न होती
अगर मनुष्य के पास परिवार ना होता तो मानव एवं पशुओं में बहुत बड़ा अंतर ना बचता। तो परिवार का जो कार्य है उसमें जो सर्वप्रथम कार्य है शारीरिक विकास एवं भरण पोषण का कार्य। जो भी बालक पैदा होता है उस बालक की भरण पोषण की व्यवस्था करना, शारीरिक विकास के बारे में सोचना, शारीरिक विकास हेतु प्रयास करना, परिवार में रोटी कपड़ा और छत की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये परिवार का कार्य रहता है। इसके अलावा परिवार में समुचित भोजन की व्यवस्था हो, प्रकाश युक्त घर हो, स्वस्थ वातावरण हो, व्यायाम तथा शारीरिक स्वच्छता की आदतें उस परिवार में हो, इस चीज का प्रबंध भी परिवार करता है। इसके अलावा मनुष्य जब बाल्यावस्था में रहता है तो उसकी मांसपेशियां मजबूत हों, हड्डियां मजबूत हों, इन सारी चीजों को करने का कार्य भी परिवार के द्वारा निभाया जाता है। साथ ही वस्त्र की व्यवस्था, शिक्षा आदि की व्यवस्था भी परिवार के द्वारा ही की जाती है। अगला जो है मानसिक विकास का कार्य। मानसिक विकास का कार्य का मतलब यह है कि बालकों के मस्तिष्क का विकास। कहने का मतलब यह है कि मानसिक विकास के लिए किसी व्यक्ति का स्वतंत्र होना बड़ा आवश्यक है। उसकी अभिव्यक्ति की भावना खुली हुई होनी चाहिए, आजादी पूर्वक उसको अभिव्यक्ति कर ले, ऐसा होना चाहिए। और ये सब वातावरण परिवार में ही मिलता है। इसके साथ जिज्ञासाओं की जो पिपासा होती है उसकी शांति, जिज्ञासाओं में वृद्धि, तर्क शक्ति का विकास, ये सारी चीजें परिवार के द्वारा ही किसी बालक को प्राप्त हो सकती हैं। और बालक स्वयं अपने परिवार के बड़ों से इन सारी चीजों का अनुकरण करता है और विभिन्न परिस्थितियों में उनके द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करके अपने स्वयं का मानसिक विकास करता है। अगला है सामाजिक विकास का कार्य। सामाजिक विकास का कार्य, इसमें परिवार में रहकर के ही बालक सामाजिकता के पाठ को सीखता है। सहयोग, प्रेम, परोपकार, त्याग, सद्भावना तथा सहानुभूति का पाठ बालक अपने परिवार से ही सीखता है। इसके अलावा जो ये ऊंच नीच के भेदभाव होते हैं, जो ये अंधविश्वास होते हैं, छुआछूत की भावना होती है, जड़ मान्यताएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, अगर कोई गतिशील परिवार है तो वो इन चीजों को नहीं मानता है। गतिशील परिवार का मतलब होता है ऐसा परिवार जो निरंतर समय के साथ अपने आप को गतिशील बनाए रखे। उसमें इन चीजों को मानने की प्रथा नहीं होती, जैसे अंधविश्वास, ऊंच नीच का भेदभाव, लड़के लड़के के प्रति भेदभाव, छुआछूत आदि। लेकिन अगर परिवार गतिशील नहीं है, अगर परिवार ऐसा है जो कि विकास के क्षेत्र में अग्रणी नहीं है, तो उसमें रूढ़िवादिता अवश्य रहेगी। कहने का मतलब अगर परिवार रूढ़िवादी है तो उसमें जड़ मान्यताओं, कुरीतियों, लड़के लड़की में भेदभाव, छुआछूत आदि, जन्म में बालक का होना आदि ऐसी चीजें उस परिवार के सदस्यों के ऊपर सदैव प्रभाव डालती हैं। अगला जो है संवेगात्मक विकास का कार्य। संवेगात्मक विकास से तात्पर्य वो होता है जो परिवार के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं होती हैं जो संवेग होते हैं। यदि परिवार के सदस्य सदैव आपस में लड़ते झगड़ते रहे, महिलाओं को मारा पीटा जाता रहे, साज सज्जा, घर की साफ सफाई, जीवों के प्रति प्रेम आदि ऐसा उस परिवार में नहीं होता है, तो बच्चा भी आगे चल करके इन चीजों को आत्मसात नहीं कर पाता, बच्चा आगे चल करके इन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन अगर इसके विपरीत कोई ऐसा
सकारात्मक संवेग वाला परिवार हो तो उसमें प्रेम, सहयोग, दया, स्त्रियों का आदर, कलात्मक एवं रचनात्मक वातावरण में घुलने की प्रवृत्ति, जीवों के प्रति दया, फूल पौधों से जुड़ाव आदि का संवेग संबंधी विकास हो जाया करता है। अगला है धार्मिक विकास का कार्य। धार्मिक विकास का कार्य अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा धर्म है, वैदिक काल से ही हमें जीवन जीने की कला को सिखाता चला आया है। जब हमारे पास संविधान नहीं था, हम लोग इसी धर्म के माध्यम से अपने जीवन को व्यतीत करते थे। इसी धर्म के नियम और कानून को देख करके हम लोग आगे बढ़ते थे। ये हमें सदैव विरासत से मिलता चला आ रहा है और ये हमें परिवार से मिलता है, हमारे समाज से भी ये सारी चीजें मिलती हैं। अगर कोई बच्चा हिंदू धर्म मानने वाला है तो वो इसलिए है क्योंकि उसका परिवार हिंदू धर्म के देवी देवताओं के प्रति आदर भाव रखता है। ऐसे ही हर धर्म में है। जिस धर्म में बच्चे का जन्म होता है, उस परिवार के लोग जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म की अच्छाइयों को, उस धर्म की धार्मिक पुस्तकों को, उस धर्म की कहानियों को, उस धर्म की कथा को सुन करके बच्चा धार्मिक प्रवृत्ति को धारण करता है और वो इन धर्म के माध्यम से इसके जो मूल तत्व हैं, मानवता, सेवा, प्रेम आदि के विषय में धर्म को देख करके, धर्म के उदार और व्यापक दृष्टिकोण को देख करके इस बालक का विकास हो जाया करता है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं होता है जो कभी किसी की बुरे की कामना करे। सभी धर्मों में अच्छे कार्यों की कल्पना की जाती है। तो ऐसे में जो परिवार कार्य होता है वो धार्मिक विकास का कार्य भी निहित है। इसके अलावा सांस्कृतिक संरक्षण एवं हस्तांतरण का कार्य। सांस्कृतिक संरक्षण, जो हमारी संस्कृतियां हैं उनको संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करना, ये कार्य भी परिवार के द्वारा किया जाता है। परिवार में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप संपन्न होते हैं और इसी कारण हिंदू परिवार का बालक हिंदू संस्कृति तथा मुस्लिम परिवार का बालक मुस्लिम संस्कृति का अनुसरण करता है। इसके अलावा अगला है भाषाई विकास का कार्य। बालक सर्वप्रथम अपने परिवार के सदस्यों द्वारा बोली गई भाषा को सुनता है, बोले गए शब्दों को सुनता है, उनका अनुकरण करता है। शिक्षित परिवार है तो वहां पर परिवार के लोग सभ्यता पूर्वक बात करते हैं, एक दूसरे को आदर भाव देकर के बात करते हैं, एक दूसरे का सम्मान देकर के बात करते हैं और शुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे में बालक भी ऐसी भाषा को सीखेगा जो उसके परिवार के लोग बोलते हैं, जिस तरह की परिवार के लोग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिन परिवार में भाषाएं खराब होती हैं, गाली गलौजपूर्ण भाषाएं होती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं, महिलाओं को हीन भावना से देखे जाते हैं, शाब्दिक दुर्व्यवहार होता है, ऐसे में बच्चे का जो भाषाई विकास होता है वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। इसके बाद अगला है नैतिक तथा चारित्रिक विकास का कार्य। नैतिक तथा चारित्रिक विकास का मतलब होता है कि किसी बच्चे में नैतिकता और उसके चरित्र का विकास होना। किसी परिवार का उस बालक पर उसके नैतिक चरित्र एवं नैतिकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस परिवार में जीवन उच्च विचार का होता है, प्रेम, सत्य, सहिष्णुता, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा आदि के भाव रहते हैं, उस परिवार के बच्चे इन्हीं नैतिक और चारित्रिक गुणों को सीख लेते हैं। लेकिन अगर परिवार में असत्य, बेईमानी, असहिष्णुता, चोरी, स्वार्थ तथा दयाहीनता दिखाई पड़ती है या होती है तो बच्चा उसी नैतिक और चारित्रिक
उत्थान में लग जाता है और बच्चे का भी उसी तरह से नैतिक एवं चारित्रिक विकास हो जाया करता है। इसके अलावा अगला है जन्मजात प्रवृत्तियों का विकास कार्य। बच्चे में कुछ न कुछ जन्मजात शक्तियां सारे बच्चों में होती हैं और समय समय पर आवश्यकता होती है उनको निखारने की। यदि ऐसा ना किया जाए तो बच्चे अंतर्मुखी हो जाते हैं, उनके अंदर की जो भावना रहती है अंदर ही रह जाती है, उसका विकास नहीं हो पाता है। इसके लिए आवश्यकता होती है परिवार के जो सदस्य हैं उसकी जो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं उसको प्रेरित करे, उसका आत्म प्रकाशन करे और उसको अवसर प्रदान करे, जिस प्रकार से बालक की जो अंदर की जन्मजात शक्तियां हैं वो निखर करके बाहर आ जाएं और किसी बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। अगला है व्यवहारिक एवं व्यवसायिक विकास का कार्य। जिस भी परिवार में किसी बालक का जन्म होता है उस परिवार में अपने हम उम्र बड़े छोटे स्त्रियों के साथ जैसा व्यवहार करते हुए देखता है बच्चा, उसी प्रकार का व्यवहार वो सीख जाता है। अगर भेदभावपूर्ण व्यवहार देखा तो वो भेदभावपूर्ण व्यवहार करने लग जाता है। अगर बालिकाओं के साथ दब्बू बनाने का व्यवहार किया गया तो बालिकाएं दब्बूपन का शिकार हो जाया करती हैं। और साथ साथ जो व्यवसायीकरण है, जिस परिवार का जो व्यवसाय होता है उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया भी परिवार के द्वारा निभाई जाती है। परंपरागत तरीके से जो हमारे विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, जैसे लोहार है, कुम्हार है, नाई है, ये सब जो जातियां हैं, इन जातियों के जो परिवार होते हैं वो परंपरागत तरीके से अपने बच्चों को व्यवसायिक रूप से अपने व्यवसाय से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये हो गया बच्चों सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार की भूमिका। अब जो अगला टॉपिक हमारा है हम उससे बात करते हैं भारतीय विद्यालयों के दोष। हम सभी भारत में रहने वाले लोग हैं और भारत एक संस्कृति प्रधान देश माना जाता है जिसमें विद्यालयों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है इस समाज को निरंतर दिशा और दशा देने में। जो हमारा विद्यालय है सदैव इस कार्य को निभाता आ रहा है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं, कुछ दोष भी हैं। हम लोगों ने विद्यालयों के बारे में बहुत प्रशंसनात्मक बात करी है, बहुत प्रशंसा की बातें सुनी है। आज हम लोग बात कर रहे हैं विद्यालयी दोषों की। भारत में जो विद्यालय है उनमें क्या दोष हैं उनके बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो। हम इसमें अंतर नहीं कर रहे हैं कि कौन सा विद्यालय सरकारी है या कौन सा विद्यालय प्राइवेट है। हम इनके गुण और दोषों में केवल दोष के बारे में जानने जा रहे हैं। जो विद्यालय के दोष हैं इसमें जो पहला दोष है विद्यालयों की प्रकृति। हम सभी भारत में रहने वाले लोग पहले गुलाम हुआ करते थे, बहुत दिनों तक मुगलों के गुलाम थे, उसके बाद फिर ब्रिटिश शासन के गुलाम रहे, जिसमें मुगल काल में जो हमारी शिक्षा दीक्षा थी, जो विद्यालय का विकास होना था वो सब कुछ भी नहीं हुआ। शिक्षा के लिए अंधकार युग माना गया। लेकिन जब ब्रिटिश काल आया तो उसमें विद्यालयों का विकास हुआ, नारी शिक्षा पर जोर दिया गया, लोगों की शिक्षा पर बल प्रदान किया गया। और बड़ी विडंबना हमारी ये रही कि हमारे भारतीय जो विद्यालय आज भी हैं उनकी जो प्रकृति है वो भारत के अनुसार ना होकर के ब्रिटिश शासन के अनुसार आज भी है। उसका प्रचार प्रसार ब्रिटिश शासन ने अपनी आवश्यकता अनुसार किया था, जिसको आज भी भारतीय विद्यालय ब्रिटिश काल की प्रकृति के अनुसार कर रहे हैं। अगला जो है अन्य संस्थाओं का सहयोग न होना। अन्य संस्थाओं से तात्पर्य हमारा परिवार, समुदाय तथा राज्य से। विद्यालयों को उस प्रकार का सहयोग नहीं मिल पाता जिस प्रकार से परिवार से, राज्य से और
हमारे समुदाय से सहयोग मिलना चाहिए। इस कारण से भी ये भारतीय विद्यालयों के दोस्त माने जाते हैं। पाठ केंद्रिता, पाठ का केंद्रीय होना। हमारे यहाँ की जो प्रथा है वो ये माना जाता है कि विद्यालय की बालक एक खाली बर्तन है, एक कच्चा घड़ा है, जिस प्रकार से अध्यापक चाहे उसको ढाल ले, जिस प्रकार से चाहे उसमें ज्ञान भर दे। इसमें हम बालकों की रुचियों, क्षमताओं, अभिरुचियों, योग्यताओं और उसके व्यक्तिगत जन्मजात शक्तियां जो भी है इसको ध्यान न दे करके हम लोग केवल पाठ केंद्रता पर ही ध्यान देते हैं। जो पाठ की केंद्रता है केवल उसी पर हम लोग ध्यान देते हैं। अगला जो है एक पक्षीय विकास। एक पक्षीय विकास का मतलब ये होता है कि हम लोग बालकों के सर्वांगीण विकास की बात नहीं सोचते हैं। हमारा एक ध्येय होता है परीक्षा में उत्तीर्ण होना और अच्छे परीक्षा फल प्राप्त करके हम केवल ज्ञान के एकांगी विकास को कर पाते हैं, जो कि बड़ा चिंताजनक हमारे लिए है, हमारे इस समाज के लिए है, हमारे इस भारत के लिए है। बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास का तात्पर्य होता है उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांवेगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार का विकास होना चाहिए। इसके अलावा जो अगला है कठोर तथा अस्थायी पाठ्यक्रम। जो भारत का पाठ्यक्रम, जो भारत में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा है उसका जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण राजकीय शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है और जब इसका निर्माण होता है उस समय स्थानीय दशाओं, जीवन की आवश्यकताओं तथा अनुभवों पर कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। इस कारण से भी भारतीय विद्यालय में दोष माने जाते हैं। इसके अलावा दोषयुक्त शिक्षण पद्धतियां। दोषपूर्ण शिक्षण पद्धतियों का तात्पर्य है कि जो भारत में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा है वो पुरातन समय से चली आ रही शिक्षा प्रणाली है जो कि दोषयुक्त है और इससे बालक की अभिरुचियों, योग्यताओं का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता की अपेक्षा। भारत की शिक्षा में जो बालकों का व्यक्तिगत विकास है, व्यक्तिगत अभिरुचि है, व्यक्तिगत जो उसकी जन्मजात शक्तियां हैं उसकी उपेक्षा की जाती है और उसके व्यक्तिगत शक्तियों को न जान करके सामान्य रूप से उसे शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। अगला है चरित्र निर्माण तथा नैतिक शिक्षा का अभाव। भारतीय विद्यालयों में बालकों के चरित्र निर्माण तथा नैतिक शिक्षा व्यवस्था पर बल नहीं दिया जाता। उन्हें इस ओर नहीं उनका ध्यान केंद्रित करते कि किस प्रकार से बच्चों का चरित्र निर्माण हो और नैतिक शिक्षा से वो जुड़ सके। अगला जो है पुस्तकीय ज्ञान पर बल। भारत की शिक्षा व्यवस्था सदैव पुस्तकीय ज्ञान पर बल देती है, रटने पर बल देती है, याद करने पर बल देती है, जो कि हमारे लिए उचित नहीं है। पाठ केवल पढ़ लेना, पुस्तक को केवल पढ़ करके ही उसका ज्ञान अर्जित करना ये ठीक नहीं होता है। इसके अलावा जो अगला है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। हमारे समाज में आज भी बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहां पर प्रशिक्षित अध्यापक नहीं। ऐसे में प्रशिक्षित अध्यापक नहीं होगा तो उसके अंदर कौशल नहीं होगा, शिक्षा देने की प्रक्रिया नहीं पता होगी, किस प्रकार के कौशलों का प्रयोग करके उसे शिक्षा देनी है, इस प्रकार की जानकारी उन अध्यापकों को नहीं होती है। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है और भारतीय विद्यालयों का दोष माना जाता है। अगला है व्यवसायिक शिक्षा की उपेक्षा। भारत की जो शिक्षा है वो व्यवसायिक शिक्षा पर बल नहीं देती, बल्कि वो सामान्य शिक्षा पर बल देती है, जो कि भारतीय विद्यालयों के दोष के रूप में मानी जाती है और इसे कहा जा सकता है कि ये भारतीय विद्यालयों के दोष हैं। अगला और अंतिम है सामाजिक विकास में असमर्थ। भारतीय शिक्षा जो हमारे यहाँ चल रही है वो भारत के सामाजिक विकास को करने में असमर्थ मानी जा रही है, असमर्थ है। इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इतने दोष हैं भारतीय विद्यालयों की शिक्षा के। अगर इन दोषों को समाप्त किया जाए हम लोग भारतीय शिक्षा को और आगे ले जा सकते हैं, इसको एक नई दिशा और दशा देने का कार्य हम लोग कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।